गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जीत कुमार आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जो हमारा प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत टॉपिक चल रहा है वो है मौर्य काल का। मौर्य काल के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ, जिसकी हत्या उनके अमात्य यानी कि सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में करके मौर्य वंश का अंत किया और मगध में नए वंश शुंग वंश की स्थापना की थी तक की जानकारी हमने जुटा ली थी। आज जानेंगे मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन। तो बता दें कि मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन, जो मौर्य काल का केंद्रीय प्रशासन था, वो कौटिल्य के सप्तांगी सिद्धांत पर आधारित था। किस पर आधारित था? कौटिल्य के सप्तांगी सिद्धांत पर। पूछ सकता है कि मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन किसके सिद्धांत पर आधारित था? तो बताएंगे कौटिल्य के सप्तांगी सिद्धांत पर। कौटिल्य के सप्तांगी सिद्धांत पर। अब कौटिल्य के इस सिद्धांत का नाम सप्तांगी सिद्धांत इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अंतर्गत 7 पदाधिकारी आते हैं। कितने पदाधिकारी आते हैं? 7 पदाधिकारी आते हैं। कौन कौन से हैं जान लेते हैं। पहला है राजा, दूसरा है आमात्य, तीसरा है सेना, चौथा है मित्र है, पांचवा है जनपद, छठवां है कोष और सातवां है दुर्ग। ठीक, जिस प्रकार कौटिल्य के अनुसार जिस प्रकार के हमारे शरीर में विभिन्न अंग होते हैं, अलग अलग अंग होते हैं और उन सभी अंगों का अलग अलग कार्य होता है, ठीक उसी प्रकार कौटिल्य का कहना है कि राज्य के भी विभिन्न अंग होने चाहिए और उन सब के अलग अलग कार्य होने चाहिए। यही है कौटिल्य का सप्तांगी सिद्धांत, जिसमें प्रमुख अंगों के रूप में राजा, अमात्य, सेना, मित्र, जनपद, कोष और दुर्ग को शामिल किया गया है। मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन में जो राजा होता था, राजा साम्राज्य का सर्वेसर्वा होता था। राजा का जो पद होता था वो वंशानुगत होता था। राजा निरंकुश होता था किंतु प्रजा हितैषी भी होता था। कौटिल्य कहता है कि राजा विचार विमर्श हेतु अमात्य की नियुक्ति करता था। क्या करता था? अमात्य नामक अधिकारी की नियुक्ति करता था। मौर्य काल में मंत्रिण होती थी। क्या होती थी? मंत्रिण होती थी। मंत्रिण यानी कि उप समिति होती थी। क्या होती थी? उप समिति। और इस उप समिति में जो प्रमुख पदाधिकारी थे वो शामिल होते थे, जैसे कि प्रधानमंत्री जिसे कि पुरोहित कहा जाता था मौर्य काल में, पुरोहित, युवराज जो कि राजा का उत्तराधिकारी होता था, अमात्य, अध्यक्ष, ये सब किसमें शामिल होते थे? मंत्रिण में। मंत्रिण यानी कि उप समिति जो कि मौर्य काल में राजा की सहायता के लिए बनाई जाती थी और इसमें प्रधानमंत्री यानी कि पुरोहित, युवराज, अमात्य और अध्यक्ष ये सब शामिल होते थे। कौटिल्य ने मौर्यकालीन केंद्रीय अधिकारियों को तीर्थ कहा है। क्या कहा है? मौर्यकालीन केंद्रीय अधिकारियों को तीर्थ कहा है कौटिल्य ने। तो आपसे जब भी पूछ लिया जाए कि मौर्यकालीन केंद्रीय अधिकारियों को क्या कहा जाता था, कौटिल्य ने क्या कहा है, तो बताएंगे कि तीर्थ कहा है। मौर्यकालीन केंद्रीय अधिकारी, मौर्यकालीन केंद्रीय अधिकारियों को कौटिल्य ने तीर्थ कहा है, जिनकी संख्या 18 बताई गई है।
कितनी बताई गई है? 18 बताई गई है। और इन केंद्रीय अधिकारियों यानी कि तीर्थ के अधीन कई अध्यक्ष होते थे। कौन होते थे? कई अध्यक्ष होते थे, जिन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया था, अलग अलग विभाग दिया गया था, यानी कि इनके अलग अलग कार्यों का क्या किया गया था? आवंटन किया गया था, बांटा गया था। तो देख लेते हैं मौर्यकालीन 18 तीर्थों में से जो प्रमुख तीर्थ थे वो कौन कौन थे, और ये भी जानेंगे कि इन 18 तीर्थों के अधीन जो अध्यक्ष थे उनमें से प्रमुख अध्यक्ष कौन कौन थे। तो चलिए, मौर्यकालीन केंद्रीय अधिकारी जिन्हें कि तीर्थ कहा गया है की संख्या कौटिल्य ने 18 बताई है, और इन 18 तीर्थों में से प्रमुख तीर्थ कौन कौन से थे इनके बारे में जानेंगे। तो ठीक है, जान लेते हैं। मौर्यकालीन केंद्रीय अधिकारी, केंद्रीय अधिकारी जिन्हें कि तीर्थ कहा गया है, केवल प्रमुखों को जानेंगे। 18 के 18 तीर्थों को जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम उन्हीं चीजों को जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए, तो प्रमुख केवल जानेंगे कि जो प्रमुख हैं, जो प्रमुख तीर्थ रहे हैं उनको जानेंगे। तो दोस्तों, पहला प्रमुख तीर्थ है प्रधानमंत्री का पद। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री यानी कि पुरोहित, जिसे कि मौर्य काल में पुरोहित कहा जाता था। दूसरा है समाहर्ता, मुख्य समाहर्ता। कौन है? मुख्य समाहर्ता, मुख्य समाहर्ता। और जो तीसरा मुख्य तीर्थ है वो है युवराज। कौन है? युवराज। फिर है प्रदेष्टा। कौन है? प्रदेष्टा। फिर है व्यवहारिक, व्यवहारिक। फिर है दुर्गपाल। कौन है? दुर्गपाल। फिर है अंतपाल, अंतपाल। तो ठीक है, ये जो 7 तीर्थ हमने बताए ये मौर्यकालीन 18 तीर्थों में से प्रमुख तीर्थ थे, प्रमुख केंद्रीय अधिकारी थे। ठीक है, तो पहला है प्रधानमंत्री यानी कि पुरोहित, जो कि राजा का प्रमुख सलाहकार होता था और धार्मिक विभाग का भी प्रमुख होता था। कौन? पुरोहित यानी कि प्रधानमंत्री, जो कि आजकल प्राइम मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है। दूसरा है मुख्य समाहर्ता। मुख्य समाहर्ता मौर्य काल का मुख्य समाहर्ता मतलब आज का वित्त मंत्री। मुख्य समाहर्ता मौर्यकालीन आय व्यय का लेखा जोखा रखता था और वार्षिक बजट भी पेश करने का काम करता था। तो ठीक है, मुख्य समाहर्ता क्या करता था? आय व्यय का लेखा जोखा करता था और क्या करता था? वार्षिक बजट भी पेश करता था। वार्षिक बजट क्या करता? पेश करता था। इसके बाद इस बात जानेंगे युवराज की को कि युवराज कौन था। तो बता दे कि युवराज प्रमुख तीर्थ था जो कि राजा का उत्तराधिकारी होता था। कौन होता था? राजा का उत्तराधिकारी होता था, मतलब भावी राजा होता था। इसके बाद है प्रदेष्टा। अब जानेंगे प्रदेष्टा कौन होता था। तो बता दें कि प्रदेष्टा मौर्यकालीन फौजदारी न्यायालय, मौर्यकालीन फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था। क्या होता था? मौर्यकालीन फौजदारी न्यायालय, जिसे कि कंटका शोधन न्यायालय कहा जाता था। कंटका शोधन। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मौर्यकालीन फौजदारी न्यायालय को किस नाम से जाना जाता था, तो बताएंगे कंटका शोधन कहा जाता था। और यहाँ का जो मुख्य न्यायाधीश होता था उसे प्रदेष्टा कहते थे। क्या कहते थे? प्रदेष्टा। इसके बाद बात करते हैं व्यवहारिक की। व्यवहारिक मौर्यकालीन दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था और मौर्य काल में दीवानी न्यायालय को धर्मस्थी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धर्मस्थी।
धर्मस्थी। तो ठीक है, हमने जाना कि मौर्यकालीन दीवानी न्यायालय को धर्मस्थी कहा जाता था और जो धर्मस्थी न्यायालय यानी कि मौर्यकालीन दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था वो व्यवहारिक होता था। कौन होता था? व्यवहारिक होता था। दूसरा है दुर्गपाल। कौन है? दुर्गपाल। दुर्गपाल साम्राज्य के दुर्गों की रक्षा करता था। क्या करता था? साम्राज्य के दुर्गों की रक्षा करता था। और ये जो अंतपाल नाम का तीर्थ होता था, ये जो अंतपाल नाम का केंद्रीय अधिकारी होता था, यह साम्राज्य के अंदर के दुर्गों की, साम्राज्य के अंदर के किलों की रक्षा करता था। एक और प्रमुख तीर्थ छूट रहा है जिसका नाम है सेनापति। सेनापति, ये जो सेनापति नाम का तीर्थ होता था दोस्तों, यह मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था का संचालन करता था। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था की देखरेख करता था। मौर्यकालीन सैन्य गतिविधियों की पूर्ति करता था। कौन भाई? सेनापति। तो ये हो गए मौर्यकालीन प्रमुख तीर्थ यानी कि केंद्रीय अधिकारी। अब जानेंगे इन तीर्थों के अधीन आने वाले अध्यक्ष जिन्हें की अलग अलग कार्य सौंपा गया है, कौन कौन से प्रमुख थे उनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मुझे दुष्यंत कुमार की उस पंक्तियां याद आ रही है कि हाँ, हंगामा खड़ा करना सिर्फ मकसद नहीं, हमारी कोशिश यही है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ठीक है, आग जलती रहनी चाहिए, हमारी तैयारी चलती रहनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं तीर्थों के अधीन आने वाले प्रमुख अध्यक्ष कौन कौन थे। प्रमुख अध्यक्षों को जानेंगे। मौर्यकालीन प्रमुख अध्यक्ष, अध्यक्ष तो कई थे लेकिन प्रमुख अध्यक्षों को हम जानेंगे मौर्यकाल के। तो पहला है शुल्का अध्यक्ष। शुल्का अध्यक्ष। दूसरा है पौता अध्यक्ष। तीसरा है नवाह अध्यक्ष। चौथा है संस्था अध्यक्ष। पांचवा प्रमुख है अध्यक्ष है सूना अध्यक्ष। छठवां प्रमुख अध्यक्ष है सुवर्णा अध्यक्ष। सातवां है लौहा अध्यक्ष। आठवां और प्रमुख है सीता अध्यक्ष। नौवां और प्रमुख है पत्तना अध्यक्ष। कौन सा अध्यक्ष? पत्तना अध्यक्ष। ठीक है, तो ये मौर्यकालीन प्रमुख अध्यक्ष है जो कि केंद्रीय अधिकारियों यानी कि तीर्थों के अधीन कार्य करते थे। जैसे शुल्का अध्यक्ष होता था, ये आय व्यय का लेखा जोखा करता था। कर यानी कि मौर्यकालीन चुंगी को एकत्रित करता था। मौर्यकाल में कर को चुंगी कहा जाता था। तो क्या करता था? चुंगी यानी कि कर को क्या करता था? एकत्रित करता था। चुंगी या कर का एकत्रीकरण करता था। कौन? शुल्का अध्यक्ष। जो पौता अध्यक्ष होता था, ये नाप तौल का प्रमुख होता था। कौन होता था? नाप तौल विभाग का प्रमुख। नाप तौल विभाग का प्रमुख होता था पौता अध्यक्ष। इसके बाद आता है नाभा अध्यक्ष जो कि जहाज रानी विभाग का प्रमुख होता था। जहाज रानी विभाग का क्या होता था? प्रमुख होता था। फिर है संस्था अध्यक्ष। संस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का प्रमुख होता था। कौन होता था? व्यापारिक मार्गों का प्रमुख। होता था। ये जो सूना अध्यक्ष है ना, ये सूना अध्यक्ष चमड़े खाने का प्रमुख होता था। क्या था? चमड़े खाने का प्रमुख होता था। चमड़ा का व्यापार करने वालों का प्रमुख होता था। चमड़ा खाना या बूचड़ खाना, चमड़े खाने या बूचड़ खाने।
बूचड़ खाने का प्रमुख कौन होता था? तो बता देंगे शून्याध्यक्ष मौर्य काल का ऐसा अध्यक्ष था जो चमड़े खाने या बूचड़ खाने का प्रमुख होता था। इसके बाद बात करेंगे सुवर्णाध्यक्ष। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सुवर्ण यानी कि सोना, सोने की खुदाई करने वाले या सोने का उत्खनन करने वाले का प्रमुख होता था सुवर्ण अध्यक्ष। और लौहा अध्यक्ष, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लौहा मतलब लोहे का उत्खनन करने वालों का प्रमुख कौन होता था? लौहा अध्यक्ष होता था। सीता अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सीता अध्यक्ष सरकारी भूमि का प्रमुख होता था। जो सरकारी भूमि में खेती की जाती थी उनकी देखरेख कौन करता था? ये सीता अध्यक्ष करता था। तो पूछ लिया जाए कि मौर्य काल में सीता अध्यक्ष का कार्य क्या क्या था, तो बता देंगे कि राजकीय भूमि का प्रमुख होता था। राजकीय भूमि से संबंधित गतिविधियों की देखरेख करता था। इसके बाद है पत्तना अध्यक्ष। ये पत्तना अध्यक्ष क्या करता था? तो बता दें, पत्तना अध्यक्ष जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पत्तर यानी कि बंदरगाहों का प्रमुख होता था। जो पत्तना अध्यक्ष होता था ये बंदरगाहों का प्रमुख होता था। ठीक है, तो हमने मौर्यकालीन अध्यक्षों के बारे में भी जान लिया। अब जानेंगे मौर्यकालीन अन्य प्रशासनिक इकाइयों के बारे में, यानी कि दूसरे नंबर के। क्या जानेंगे? अब जानेंगे मौर्यकालीन अन्य प्रशासनिक इकाइयों के बारे में। हमने केंद्रीय प्रशासन को जाना, अब अन्य प्रशासनिक इकाइयों को जान लेते हैं। दोस्तों, मौर्यकालीन साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टिकोण से प्रांतों में बांटा गया था। किसमें बांटा गया था? प्रांतों में बांटा गया था। और मौर्य साम्राज्य जब अपने विकास के चरमोत्कर्ष पर था, उच्चतम अवस्था पर था, उस समय मौर्यकालीन साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा गया था। मौर्यकालीन प्रांतों को यानी कि मौर्य काल के प्रांत को चक्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। तो ठीक है, जान लेते हैं दूसरे नंबर का जान लेते हैं अन्य प्रशासनिक इकाइयों के बारे में। तो बता दें कि मौर्य साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टिकोण से, किस सुविधा की दृष्टिकोण से? प्रशासनिक सुविधा की दृष्टिकोण से। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टिकोण से किसमें बांटा गया था भाई? तो बता दें कि प्रांत में बांटा गया था। प्रांत। तो मौर्यकालीन साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टिकोण से प्रांत में बांटा गया था। और मौर्य काल के प्रांत को चक्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य जब अपने विकास के उच्चतम अवस्था पर था, उस समय संपूर्ण मौर्य साम्राज्य को 5 चक्रों में, 5 प्रांत में बांटा गया था। कितने प्रांत में बांटा गया था? 5 प्रांत में, यानी कि 5 चक्र में। अब लगे हाथ इन 5 प्रांतों को जान लेते हैं। 5 प्रांत कौन कौन से थे मौर्य काल में? तो बता दें, पहला था उत्तरापथ। दूसरा था दक्षिणापथ। तीसरा था मध्य देश। चौथा था अवंती। और 5वां था कलिंग। ये कलिंग वही है दोस्तों जिसे 261 ईसा पूर्व में अशोक ने जीता था, जिसकी जानकारी हमें अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। और इसी कलिंग युद्ध में हुए मारकाट के दृश्यों को देख करके अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था और अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो ठीक है, मौर्य काल में प्रांतों की संख्या कितनी थी? चक्र कितने थे? तो 5 थे। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, भाई उत्तरापथ, दक्षिणापथ, फिर बीच का मध्य देश, इसके बाद अवंती, उज्जैनी वाला और कलिंग, जिसे कि अशोक ने जीता था। पूरे के पूरे याद हो गए। ठीक है, इनकी राजधानी भी जान लेते हैं। पूछ देता है उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तो बता दे तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी? तो बता दे सुवर्णगिरी थी।
मध्य देश की राजधानी क्या थी? तो बता दे पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र, जिसे कि मेगस्त्रीज ने इंडिका में पोलीब्रोथा कहा है। अवंती की राजधानी क्या थी? तो अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, उज्जैनी। कलिंग की राजधानी क्या थी? तो कलिंग की राजधानी तोसाली थी, क्या थी? तोसाली। तो हमने जाना कि मौर्यकालीन साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टिकोण से 5 प्रांत 5 चक्र में बांटा गया था, और ये 5 प्रांत यानी कि 5 चक्र इस प्रकार हैं। उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला है, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी है, मध्य देश जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र है, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी है, और 5वां प्रांत है कलिंग जिसकी राजधानी तोसाली है। अब यही बात खत्म नहीं हो जाती, अब प्रांतों को भी कुछ इकाइयों में बांटा गया था। अब क्या किया गया था? प्रांतों को भी कुछ इकाइयों में बांटा गया था। तो पहले तो हो गया साम्राज्य, क्या हो गया? पहले हो गया साम्राज्य। साम्राज्य को क्या किया गया था? तो बता दें कि संपूर्ण साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। और प्रांतों की संख्या कितनी थी भाई? 5 प्रांत थे। प्रांतों को चक्र कहा जाता था मौर्य काल में, हमने जान लिया। इसके बाद प्रांतों को मंडल में बांटा गया था। किसमें बांटा गया था? मंडल में। मंडल को मौर्य काल में क्या कहा जाता था? देश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देश कहा जाता था। और मंडल को फिर जिलों में बांटा गया था। किसमें बांटा गया था? जिले में। और जिले को क्या कहा जाता था मौर्य काल में? विषय कहा जाता था, विषय या आहार। क्या कहा जाता था? विषय या आहार। फिर जिले को किसमें बांटा गया था? तो बता दें जिले को फिर गांव में बांटा गया था, यानी कि ग्राम समूह में बांटा गया था। ऐसे आप कह सकते हैं, ग्राम समूह या गांव में बांटा गया था। और ग्राम समूह को फिर किसमें बांटा गया था? ग्राम में। चलिए, साम्राज्य यानी यहां साम्राज्य से आशय केंद्र से। देखिए, साम्राज्य यानी केंद्र को प्रांत में बांटा गया। प्रांतों की संख्या 5 थी। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्य देश, अवंती और कलिंग। दोस्तों, एक प्रांत का जो प्रमुख होता था वो प्रांतपति होता था। ध्यान रखना, जो प्रांत का प्रमुख होता था वो कौन होता था? प्रांतपति, प्रांतपति। और प्रांतपति की नियुक्ति कौन करता था? तो स्वयं राजा करता था। 5 के 5 प्रांत में से केवल 4 प्रांत में प्रांतपति थे। मध्य देश वाले प्रांत में कोई प्रांतपति नहीं था, क्योंकि मध्य देश की राजधानी पाटलिपुत्र थी और मौर्य वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र ही थी। यानी कि वहां का जो प्रांतपति था, यानी कि जो प्रांतपति के रूप में कार्य करता था, वो स्वयं राजा था। कौन था? राजा था। यही कारण है कि मध्य देश में कोई प्रांतपति नहीं होते थे। इसके बाद प्रांत को मंडल में बांटा गया था, और मौर्य काल में मंडल को देश कहा जाता था। और जो मंडल यानी कि देश का प्रमुख होता था उसे प्रादेशिक कहते थे। क्या कहते थे? प्रादेशिक, या कहीं कहीं रज्जुक भी मिलता है, रज्जुक। तो प्रादेशिक या रज्जुक कहते थे। इसके बाद मंडल को जिले में बांटा गया था। किसमें बांटा गया था? जिले में बांटा गया था। और जिले को मौर्य काल में विषय या आहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विषय या आहार कहा जाता था। और जिले का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो विषयपति होता था, विषय पति। तो ठीक है। और जिलों को किस में बांटा गया था? तो बता दे कि जिलों को ग्राम में बांटा गया था। इससे स्पष्ट होता है कि मौर्यकालीन साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई केंद्र थी। यदि प्रांत ऑप्शन में आ जाए, केंद्र न दिया रहे, तो फिर प्रांत को हम सही करेंगे। और सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। क्या थी? ग्राम थी, जिसका प्रमुख ग्रामपति होता था। कौन होता था? ग्रामपति। तो ठीक है, हमने जाना कि मौर्यकालीन साम्राज्य को प्रांत में बांटा गया था, जिनकी संख्या 5 थी, जिसे कि चक्र कहते थे। प्रांत को मंडल यानी देश में बांटा गया था, जिसका प्रमुख प्रादेशिक राज्यों को होता था। और मंडल यानी देश को जिले, विषय यानी कि आहार में बांटा गया था, जिसके प्रमुख को विषयपति कहते थे। और जिले को ग्राम में बांटा गया था, जिसके प्रमुख को ग्रामपति कहते थे। ग्राम मौर्यकालीन साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी। तो इतना कुछ हमने जान लिया। अब बात करेंगे सैन्य व्यवस्था की। अब तीसरा टॉपिक कौन है? तीसरा टॉपिक है सैन्य व्यवस्था।
सैन्य व्यवस्था। दोस्तों, कौटिल्य के अनुसार कौटिल्य कहता है कि राजा को 4 प्रकार की सेना रखनी चाहिए। कौटिल्य क्या कहता है कि राजा को 4 प्रकार की सेना रखनी चाहिए। 4 प्रकार की सेना रखनी चाहिए। और ये 4 सेना कौन कौन से हैं तो बता दें। पहला है पैदल सेना, दूसरा है रथ सेना, तीसरा है अश्व सेना यानी कि अश्वरोही सेना, और चौथा है गज सेना। यानी कि कौटिल्य का मानना है कि राजा को 4 प्रकार की सेना रखनी चाहिए। पैदल सेना, रथ सेना, अश्वरोही सेना और गज सेना यानी कि हाथी वाली सेना। यूनानी इतिहासकारों का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में, किसकी सेना में? चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सेना थी, 30,000 अश्व सेना थी मतलब अश्वरोही थी, 9,000 गज सेना थी और 8,000 रथ सेना थी। कैसी सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में? यूनानियों का मानना है तो बता दें पैदल सेना कितनी थी? हाँ, पैदल सेना बता दें कि 6 लाख थी। कितना थी? 6 लाख पैदल सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में। अश्व सेना कितनी थी तो बता दें कि अश्व सेना यानी कि अश्वरोही सेना 30,000 थी। कितनी थी बंधु? 30,000। गज सेना कितनी थी तो बता दें कि गज सेना यानी हाथियों की सेना 9,000 थी। 9,000। रथ सेना कितनी थी तो बता दें कि रथ सेना 8,000 थी। यूनानी इतिहासकारों का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में पैदल सेना 6 लाख, अश्व सेना 30,000, गज सेना 9,000 और रथ सेना 8,000 थी। इंडिका में मेगस्थनीज लिखता है कि मौर्यकालीन सेना की देखरेख के लिए एक 30 सदस्यीय समिति होती थी। कौन होती थी? मौर्यकालीन सेना की देखरेख के लिए 30 सदस्यीय समिति होती थी। 30 सदस्यीय समिति। और इस 30 सदस्यीय समिति को 5 सदस्यों के साथ 6 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 6 भागों में बांटा गया था। मतलब 6 समिति में बांटा गया था जिनकी अलग अलग कार्य होती थी। क्या होता था? जिनके अलग अलग कार्य होते थे। जैसे कि प्रथम समिति जो कि 5 सदस्यों वाली थी, फिर दूसरी समिति, फिर तीसरी समिति, फिर चौथी समिति, 5वीं समिति और ये 6ठी समिति। और इन प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इस प्रकार 30 सदस्यों की ये समिति बन गई। ये जो पहली समिति होती थी ये जल सेना की देखरेख करती थी, जल सेना से संबंधित होती थी। पहली समिति यानी कि प्रथम समिति जल सेना से संबंधित होती थी, जल सेना की देखरेख करती थी। जो दूसरी समिति होती थी वो सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। जो तीसरी समिति होती थी, तृतीय समिति होती थी, वो पैदल सेना की देखरेख करती थी। जो चतुर्थ समिति होती थी वो अश्व सेना यानी कि घोड़ों की सेना की देखरेख करती थी। जो पंचम समिति होती थी, 5वीं समिति होती थी, वो गज सेना की देखरेख करती थी, गज सेना की देखरेख करती थी। और जो 6ठी समिति होती थी वो रथ सेना की देखरेख करती थी। किसकी देखरेख करती थी? रथ सेना की देखरेख करती थी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा यह क्लास पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।